हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमेट्री में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन किए थे। उनमें से पहला टर्म हमने डिफाइन किया था कैलोरी क्या होता है। उसके बाद हमने डिफाइन किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका थर्ड टर्म जिसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो ये जो हीट कैपेसिटी है बेटा, ये स्पेसिफिक हीट का बाय है। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने क्या आपको बोला कि मैंने बोला कि आपको कि यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस को, अगर हम एक यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस लेते हैं, उसका टेम्परेचर अगर हम यूनिट अमाउंट से राइज करें तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी या जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें बाहर से उस सबस्टेंस को सप्लाई करनी पड़ेगी, वो अमाउंट ऑफ हीट उस मटेरियल या उस सबस्टेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। मतलब अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree Celsius या by 1 unit amount। मतलब 1 यूनिट अमाउंट से टेम्परेचर को राइज करने में, यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस के टेम्परेचर को राइज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम जानेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब ज्यादा होना, मतलब क्या होता है? जैसे किसी मटेरियल बॉडी में स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो बॉडी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेगी, मतलब वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करती है। तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा होना मतलब वो बॉडी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रही है, मतलब वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था वाटर की स्पेसिफिक हीट है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अगर आपको याद होगा कल हमने बोला था आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हमने क्या बोला था? हमने बोला था 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यह है वाटर की स्पेसिफिक हीट। और जब ये वाटर आइस होता है या ये वाटर जब आइस होता है तब इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो आइस की हाफ हो जाती है, मतलब 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो सीजीएस यूनिट्स में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और आइस की स्पेसिफिक हीट, मतलब जब ये वाटर आइस बन जाता है तब इसकी स्पेसिफिक हाफ हो जाती है, मतलब स्पेसिफिक हीट इज 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हम बोलेंगे कि आइस की स्पेसिफिक हीट वाटर से हाफ गुना कम है। और उसके बाद मैंने बोला था कि जब ये वाटर स्टीम होगा, तो जब ये वाटर स्टीम होगा तो स्टीम के केस में इसकी स्पेसिफिक हीट होती है 0.49 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि वाटर का 1 ग्राम अगर हम लेंगे और इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, वो अमाउंट ऑफ हीट है यहाँ पे 1 कैलोरी, मतलब 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है वाटर की स्पेसिफिक हीट। इसी तरह से अगर हम 1 ग्राम आइस लेंगे तो 1 ग्राम आइस में अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इसके लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? 1 ग्राम आइस में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो होगा वो होगा 1/2 कैलोरी, मतलब 0.5 कैलोरी। तो 0.5 कैलोरी से हम 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम आइस में 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में 1 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से स्टीम, तो स्टीम के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी? 0.49 कैलोरी। इसका मतलब होता है कि वाटर जब स्टीम होता है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और जब ये आइस होता है तब इसकी स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हुआ इन तीनों स्टेट्स में, जब ये वाटर जब लिक्विड होता है, जब ये सॉलिड होता है या जब ये गैस होता है, तब इन तीनों स्टेट्स में वाटर की सबसे मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट है। तो वाटर की मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कितनी है? 1 कैलोरी
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हुआ कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होना मतलब ये ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी को स्टोर करता है। इसलिए रेडिएटर्स में हम वाटर का यूज करते हैं। तो अगर रेडिएटर बहुत गर्म हो जाता है, किसी गाड़ी का जब रेडिएटर बहुत गर्म हो जाता है तो उसके अंदर हम पानी डालते हैं, क्योंकि पानी क्या करता है, उसमें से हीट अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, तो अपने में से बहुत ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है और इस तरह से रेडिएटर को ठंडा करता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी आपने सुना होगा कि पानी न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडे करने में काम आता है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी हम पानी का यूज करते हैं बेटा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। कितनी है? 1 कैलोरी। मतलब इसका मतलब हुआ वाटर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी वो अपने में से स्टोर कर लेता है। और ये भी याद रखना चाहिए नॉलेज के लिए कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बेटा, है ना, इन तीनों में से वाटर की सबसे मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट है, बट सबसे ज्यादा दुनिया में होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट है लगभग अप्रॉक्सीमेटली इसकी है 3.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम। और सबसे मिनिमम किसकी होती है, तो सबसे मिनिमम होती है एक्टिनियम एंड रेडान। मतलब रेडान ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडान और एक्टिनियम इनकी सबसे मिनिमम होती है दुनिया में, सबसे मिनिमम इनकी होती है बेटा। तो कितनी होती है? 0.22 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो रेडान एक्टिनियम की सबसे मिनिमम स्पेसिफिक हीट है बेटा। इसका मतलब रेडान और एक्टिनियम सबसे कम एनर्जी स्टोर करेंगे, मतलब इनकी स्टोरिंग पावर बहुत कम होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। और सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्व करेगा, तो सबसे ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। कितनी है? 3.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। इसका मतलब अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन का लेंगे तो इसके 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है। मतलब 1 ग्राम हमने लिया हाइड्रोजन, उसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी हीट 3.5 कैलोरी। तो 3.5 कैलोरी हीट हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर 1 ग्राम हाइड्रोजन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज होगा बेटा। इसका मतलब हुआ कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उस बॉडी को गर्म करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा गर्म करने में, है ना, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना। उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो जल्दी आसानी से गर्म नहीं हो सकता है। जैसे यूटेंसिल्स हम खाना पकाने में यूज करते हैं, तो यूटेंसिल्स जो होते हैं, जो बर्तन जो होते हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि हम बर्तन को गर्म नहीं करना चाहते, हम एक्चुअली खाना पका रहे हैं, तो खाना जो होता है उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बर्तन की कम होनी चाहिए, ताकि ज्यादा हीट एब्जॉर्व करे कौन? फूड जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा उतनी जल्दी वो पक जाएगा, है ना, उतना जल्दी वो पक जाएगा वो फूड, जितना वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। इसलिए हमें वो बर्तन यूज करना चाहिए जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो, क्योंकि हम बर्तन को गर्म नहीं कर रहे बेटा, हम बर्तन को गर्म नहीं कर रहे, हम एक्चुअली खाना गर्म कर रहे होते हैं, मतलब उसको पका रहे होते हैं। इसलिए खाना जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए वो जल्दी पक जाएगा, और बर्तन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि हमें बर्तन को गर्म नहीं करना है। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है बेटा। और इसके बाद मैंने बोला आपको कि वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस को अगर हम एसआई में एक्सप्रेस करें तो एसआई में कितना होगा ये, तो ये भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था बेटा। तो इसका वैल्यू आया था 4200 जूल। अब मैं एसआई में इसको लिख रहा हूं, जूल
पर केजी और यहां पे आएगा पर केल्विन। तो चाहे आप इसको डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं यहां पे बेटा, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या लिखो जूल पर केजी पर केल्विन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस लिखना और केल्विन लिखना ये बराबर होता है। क्योंकि आपने पढ़ा, आप थर्मोमीटर में आपको आगे में पढ़ाऊंगा कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। मतलब जितना डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में चेंज आता है उतना ही केल्विन स्केल में टेम्परेचर में चेंज आता है। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस लिखना या केल्विन लिखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो यह है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एसआई में कितनी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और सीजीएस में इसकी वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसके बाद मैंने बोला था आइस का भी, तो आइस को हम क्या लिख सकते हैं, तो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसका आधा, मतलब 4200 का आधा, क्योंकि ये 1/2 हो जाता है। तो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से आधी हो जाती है। इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे इसका आधा होगा 2100, यहां पे आएगा जूल पर केजी पर केल्विन। तो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीजीएस में, एसआई में कितनी होती है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। अब स्टीम की भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो स्टीम की आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कल भी आपको बताया ये 0.49, ठीक है। तो यहां पे कैलोरी को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में, तो यहां पे 4.2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था कि 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। तो मैंने कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, तो यहां पे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब 1 ग्राम होता है 10⁻³ kg, है ना। और फिर यहां पे आएगा डिग्री सेल्सियस के बदले या डिग्री सेल्सियस ही लिखो या आप लिखो केल्विन यहां पे। तो इसे सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसमें, एसआई में। ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आई होप कि आपने ये होमवर्क किया होगा। बट फिर भी अगर जिस बच्चे को ये नहीं आया करना, तो उस बच्चे के लिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो क्या करना है 0.49, ठीक है, इंटू है 4.2, है ना, इंटू है 4.2, और फिर ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा 10⁻+3। 10⁻+3 का मतलब होता है 1000, ये 100 आएगा, और यहाँ पे यूनिट आएगा जूल पर केजी पर केल्विन। ये किसकी मैं निकाल रहा हूँ, स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है 0.49 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं एसआई में। एसआई में इसका वैल्यू होता है 0.49 इंटू 4.2 इंटू 1000 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसे अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम 49 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, 49 डिवाइड बाई 100, और 4.2 को हम 42 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं, 42 डिवाइड बाई 10, है ना। और फिर मल्टीप्लाई में 1000 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में 1000 है, और यहाँ पे आएगा जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से ये जीरो कटेगा, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कटेंगे बेटा। तो 49 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 42, तो ये तो बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। तो कितना आएगा 2018, 1 2 4 8 तो हो गया 9, 4 9 36, 6 3 कैरी आएगा, 4 4 16, 16 17 18 19, तो 19 आएगा यहाँ पे, मतलब ये आएगा 8, और यहाँ पे आएगा 13, और फिर यहाँ पे आएगा 10, मतलब 0, और यहाँ पे आएगा 2। तो कितना आ गया बेटा 2038, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 2038। तो यू राइट 2038 kg, है ना, क्या सॉरी जूल, यहाँ पे लिखना है जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये है स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एसआई में कितना होता है 2038 जूल पर केजी पर केल्विन, और सीजीएस में कितना होता है 0.49। आइस की कितनी होती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना, और एसआई में होगा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इनको आपको याद रखना है,
क्योंकि आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए, चाहे सीजीएस में या एसआई में। इसी तरह से आइस की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए और स्टीम की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए बेटा। तो इस तरह से वाटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है बेटा, वाटर, आइस एंड स्टीम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम आएंगे नेक्स्ट टर्म पे जिसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। चलो आप डिस्कस करते हैं हीट कैपेसिटी। तो ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया आपको, जो हमने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा मैंने इसको रिवाइज किया बेटा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद आता है हीट कैपेसिटी। अब ये जो हीट कैपेसिटी जो है बेटा, ये लगभग इसका बाई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो देखो, तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? तो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर हम एक m मास की बॉडी कंसिडर करेंगे, सपोज मेरे पास एक बॉडी है और मान लो इसका मास है m, एक m मास की बॉडी हमने सपोज की, और मान लो इसकी स्पेसिफिक हीट है s। स्पेसिफिक हीट मतलब इसकी s है बेटा। मतलब अगर मैं इसका यूनिट मास कंसिडर करूं, इफ आई टेक यूनिट मास ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी का अगर मैं यूनिट मास कंसिडर करूं और उस यूनिट मास में टेम्परेचर को कितना राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, मतलब यूनिट एमोड से उसका टेम्परेचर हम राइज करेंगे, तो बाहर से हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वही होगा इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस। तो 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर रेज करने में, है ना, तो रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर मैं इसका 1 ग्राम लूं, इस बॉडी का अगर मैं 1 ग्राम लेता हूं, 1 ग्राम, इस बॉडी का हमने लिया 1 ग्राम, इसका मास कितना है m ग्राम्स, m ग्राम है इसका टोटल मास, और हमने कंसिडर किया इसका यूनिट मास। तो यूनिट मास कितना होगा इसका 1 ग्राम, और इस 1 ग्राम में हम टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमने 1 ग्राम, इस बॉडी के 1 ग्राम मास में हमने टेम्परेचर को कितना बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, और बाहर से हमने कुछ हीट सप्लाई किया, है ना। तो बाहर से हमने कुछ हीट क्यों सप्लाई किया बेटा? तो ये जो क्यों अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करेंगे इस बॉडी में, इस बॉडी के 1 ग्राम मास में जितना भी हम बाहर से हीट सप्लाई करेंगे, सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मटेरियल बॉडी। और मैंने सपोज किया कि इस मटेरियल बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S, ठीक है। और हम बाहर से क्या कर रहे हैं, हम बाहर से हमने इसको हीट सप्लाई किया। मान लो मैंने हीट क्यों सप्लाई किया बाहर से इस m मास बॉडी में, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है। तो उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद हम हीट तब तक सप्लाई करेंगे जब तक इसका टेम्परेचर यूनिट एमोड से राइज ना हो, मतलब इसका टेम्परेचर होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस से राइज। तो 1 डिग्री सेल्सियस से हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया बेटा। तो m मास बॉडी में अगर हम टेम्परेचर यूनिट एमोड से राइज करें, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस है बेटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस। तो यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस में यूनिट एमोड से टेम्परेचर राइज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और m मास बॉडी में, यहां पे ये m मास बॉडी है, यूनिट मास नहीं है, m मास बॉडी में, है ना, m मास बॉडी में यूनिट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से राइज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो हीट कहलाती है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इस तरह से आएगा बेटा। तो हम जानते हैं हीट सप्लाई टू ए बॉडी, हीट सप्लाई टू ए बॉडी किसके बराबर होते हैं? हीट सप्लाइड टू ए बॉडी, हीट सप्लाई टू ए बॉडी। तो हीट सप्लाई टू ए बॉडी का फॉर्मूला ये है बेटा, Q इज इक्वल टू इस बॉडी का मास, है ना, और इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो है S, और फिर आएगा राइज इन टेम्परेचर, तो यहां पे आएगा डेल्टा थीटा। तो ये फॉर्मूला है हीट सप्लाई टू ए बॉडी। तो बॉडी को हमने इतनी हीट सप्लाई की, अब हमें इस हीट को तब तक सप्लाई करना है जब तक ये डेल्टा थीटा 1 ना हो जाए। तो अगर ये डेल्टा थीटा 1 हो गया
इफ डेल्टा थीटा इज 1 यूनिट, मतलब हमने टेम्परेचर को 1 यूनिट से राइज किया। 1 यूनिट राइज कर रहा मतलब हमने इसको 1 डिग्री सेल्सियस से राइज किया, है ना। तब ये जो क्यों अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, या हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वही होगी उस मटेरियल बॉडी की हीट कैपेसिटी, मतलब क्यों होगा m इंटू एस। तो m इंटू एस आएगा सीधे। तो ये m इंटू एस जो है ना यहाँ पे, यही है हीट कैपेसिटी। तो अगर s स्पेसिफिक हीट है, अगर s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और m है मास, तो m इंटू एस है हीट कैपेसिटी। फिर आई एम रिपीटिंग, इफ s इज स्पेसिफिक हीट एंड m इज मास, देन m इंटू एस इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी कितनी होती है, m इंटू एस। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं बेटा कि हीट कैपेसिटी कितना है, हीट कैपेसिटी m इंटू एस। तो ms आप याद रखो बेटा, ms महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह है ना, महेंद्र सिंह, इसको याद रखो। इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि हीट कैपेसिटी का फार्मूला है m इंटू एस, है ना। तो क्या डिफिनेशन आएगा हीट कैपेसिटी का अब, तो हीट कैपेसिटी का हम डिफिनेशन अब लिखेंगे बेटा। तो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ amount of heat required to raise the temperature of substance, तो किसी सबस्टेंस में कितनी हीट हमें चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो शॉर्ट में बोल रहा हूं ये कि m मास बॉडी में कितना हीट हम बाहर से सप्लाई करें ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो, वही हीट होती है इस मटेरियल बॉडी की हीट कैपेसिटी। तो बहुत सिंपल है बेटा, हीट कैपेसिटी क्या है कि m मास बॉडी में हम कितना हीट बाहर से सप्लाई करें सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी हीट हम बाहर से सप्लाई करेंगे वही अमाउंट ऑफ हीट उस मटेरियल बॉडी की हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो ये है हीट कैपेसिटी का डिफिनीशन, और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये है बेटा m इंटू एस। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए बेटा, m इंटू एस है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। व्हाट इज m इंटू एस, ये है हीट कैपेसिटी, ठीक है, m इंटू एस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम यहां पे क्या करते हैं, तो यहां पे हम m को 1 कंसिडर करेंगे, मतलब यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस। तो यूनिट मास के सबस्टेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में, अब यहां पे m मास सबस्टेंस को या m ग्राम मास ऑफ सबस्टेंस को यूनिट टेम्परेचर राइज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट बाहर से लगती है उसे कहते हैं हम हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, वो होती है यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में बाहर से कितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, वो हीट जितनी हम सप्लाई करेंगे बाहर से, वो हीट उस मटेरियल बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो ये मेजर डिफरेंस बेटा स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट यूनिट मास के लिए होता है और हीट कैपेसिटी पूरी बॉडी के लिए होता है बेटा। तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है तो उसे हीट कैपेसिटी कहेंगे, जितना अमाउंट ऑफ हीट बाहर से लगेगा उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। और यूनिट मास ऑफ बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करने में जितना बाहर से हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा वो उस मटेरियल बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये मेजर डिफरेंस समझ आया होगा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के बीच में, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट हीट कैपेसिटी। तो कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हीट कैपेसिटी तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? आप बोलेंगे सर हम लेंगे गिवन मास, उस बॉडी का मास कितना है और उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कितनी है।
तो उसके लिए पहले आपको इसे मेजर करना है, उस बॉडी के मास को मेजर करना है, उसके बाद उस बॉडी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर करना है, और फिर इनका प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने के बाद आपको उस मटेरियल बॉडी की हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। बट इस तरह से अब इस हीट कैपेसिटी आप बॉडी को मेजर नहीं करते बेटा। तो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी को हम इस तरह से मेजर करेंगे बेटा। कैसे मेजर करेंगे? तो हम जानते हैं कि अब ये हीट कैपेसिटी है यहाँ पे, है ना। तो ms क्या है बेटा यहाँ पे? तो अगर इस इक्वेशन में हम ms को वर्कआउट करेंगे यहाँ से, तो व्हाट इज ms? तो ms आएगा बराबर महेंद्र सिंह धोनी। तो ms किसके बराबर आएगा? तो ms आएगा बराबर Q डिवाइड बाय डेल्टा थीटा। बस अब ms क्या है बेटा? तो ms है हीट कैपेसिटी। तो इस फार्मूला से हम हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला, इस फार्मूला से कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नून क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई करनी है बॉडी में, है ना। तो पहले हम नून क्वांटिटी ऑफ हीट बॉडी में सप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे उस बॉडी का टेम्परेचर कितना राइज हुआ, और फिर हीट गिवन टू द हीट राइज, सॉरी हीट गिवन टू द टेम्परेचर राइज करेंगे, और ये रेशियो आपको बताएगा उस मटेरियल बॉडी की हीट कैपेसिटी कितनी है। बहुत ही आसान है बेटा। तो पहले क्या करेंगे? नून क्वांटिटी ऑफ हीट किसी बॉडी में सप्लाई करेंगे। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है और इसे हम कुछ नून क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैंने कितनी हीट इसमें सप्लाई की। सपोज मैंने इसमें हीट सप्लाई की 4 कैलोरी, सपोज, ठीक है। 4 कैलोरी इसमें से बाहर से मैंने इस बॉडी को हीट सप्लाई किया बेटा, और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा? तो इसका टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा थीटा हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ गया जब मैंने इसको बाहर से 4 कैलोरी हीट सप्लाई किया। तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस से। तो अब इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? तो हीट कैपेसिटी है 4 कैलोरी, क्योंकि हमें देखना है सिंपली क्यों कितना है, तो हम लिखेंगे 4 कैलोरी, 4 कैलोरी, है ना। तो क्यों है 4 कैलोरी, और टेम्परेचर में कितना राइज आया? वो आया 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आएगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से क्या आएगा बेटा? ये आएगा 4 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हुआ इस मटेरियल बॉडी की हीट कैपेसिटी है 4 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस क्या है? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है हीट कैपेसिटी का यूनिट, है ना। यहां से आपको यूनिट इसका मिल जाएगा बेटा। क्यू का कैलोरी और डेल्टा थीटा का डिग्री सेल्सियस है केल्विन। तो एसआई में इसका केल्विन हम लिखेंगे बेटा। तो आएगा ना यहाँ पे कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है हीट कैपेसिटी का यूनिट। कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट, है ना। और अगर आप इसको एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहते हो, मतलब 4 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस को अगर हम एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो फिर आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? 4 इंटू कैलोरी। तो 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। तो यहां पे लिखना है 4.2 जूल, है ना, क्योंकि कैलोरी को हमने जूल में बदल दिया। मैंने कैलोरी को जूल में बदला, और फिर पर डिग्री सेल्सियस नीचे आएगा, है ना। तो कितना आएगा? तो 4 इंटू 4.2 करना है बेटा। तो कितना आएगा ये? तो 4 इंटू 4.2 करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 42 डिवाइड बाई 10, ऐसा आएगा। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब मैं ये लिख रहा हूं हीट कैपेसिटी एसआई में कितना होगा इस बॉडी का। सीजीएस में कितना है हीट कैपेसिटी इस बॉडी का? 4 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अब हम देखना चाहते हैं एसआई में कितना होगा इसका वैल्यू। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जार हो गया 8, तो यहां आएगा 8, 4 2 जार 8, 4 4 जार हो गया 16, तो आएगा 168। 168 को डिवाइड करना है 10 से, है ना। तो यहां पे आएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो जूल में इसका वैल्यू कितना आएगा? तो आएगा शाबाश, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 16.8, 16.8 जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस मटेरियल बॉडी की है 16.8 जूल पर डिग्री सेल्सियस। किसमें? एसआई में। और सीजीएस में इसका वैल्यू है 4 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना चाहिए बेटा कि हीट कैपेसिटी का यूनिट है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है? वो है कैलोरी पर ग्राम
पर डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है हीट कैपेसिटी का यूनिट, और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट। आई होप कि आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हो रहा है चैप्टर। तो इस कंटेंट को अच्छी तरह से कंसंट्रेट करो बेटा, मतलब इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझो तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा और इसके न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। बट ये सारे पॉइंट्स आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लो, इनको पूरा कंसंट्रेशन से सुनो, मतलब पूरी बात सुनो, फिर उसके बाद इसका एक नोट बनाओ और फिर बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चंस आ जाएंगे इसके, और कोई भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह आप जरूर करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी भी हो गया और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमने डिस्कस किया बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट। नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस नाउ लेटेंट हीट। अब हीट कैपेसिटी के बाद अब हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट। तो क्या होती है लेटेंट हीट? तो लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट, मतलब इसका जो वर्ड मीनिंग है वो है हिडन हीट। हिडन हीट ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी सबस्टेंस का स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज होना मतलब वो लिक्विड था वो सबस्टेंस और बाद में वो आइस में कन्वर्ट हो गया। मतलब स्टेट चेंज होना मतलब होता है कि पहले वो सबस्टेंस लिक्विड था और मान लो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये कहलाता है, यहां पे हम बोलेंगे इस प्रोसेस में स्टेट चेंज हो गया। वो सबस्टेंस पहले लिक्विड था और बाद में वो आइस में कन्वर्ट हो गया। और जब भी किसी सबस्टेंस का स्टेट चेंज हो जाता है बेटा, तो उस केस में उस प्रोसेस में उस सबस्टेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट के दौरान उस सबस्टेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और इसलिए चेंज इन स्टेट को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो चेंज इन स्टेट को, चेंज इन स्टेट, जब किसी सबस्टेंस का स्टेट चेंज हो जाता है, चेंज इन स्टेट, इसको क्या बोलते हैं हम? ये होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है बेटा। तो जो हीट हम बाहर से सप्लाई करते हैं, तो उस हीट से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है बेटा। तो फिर वो हीट जो हम बाहर से सप्लाई करते हैं, जब लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाता है, या किसी सबस्टेंस को जब हम किसी सबस्टेंस के स्टेट को जब हम चेंज करते हैं, तो जब बाहर से हम हीट सप्लाई करते हैं, उस हीट से क्या होता है? फिर उस हीट से उस सबस्टेंस का स्टेट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है बेटा। ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं बेटा। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है वो हीट जो किसी सबस्टेंस के स्टेट को चेंज करे और टेम्परेचर में कोई चेंज ना लाए, ऐसे हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं, और कभी कभी इसको हिडन हीट भी कहते हैं। आगे आपको ये समझ आएगा ये हिडन हीट क्यों इसको कहते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझाते हैं बेटा। जैसे हमने लिया 1 ग्राम, लेट अस कंसीडर 1 ग्राम आइस। मान लो मैंने लिया 1 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो -20 डिग्री सेल्सियस पे हमने 1 ग्राम आइस कंसिडर किया, और बाहर से हम इसको हीट सप्लाई करेंगे। तो मैंने बाहर से कितनी हीट सप्लाई की? क्यों हीट सप्लाई की? अब आपको पता है कि ये 1 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो मतलब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब ये आइस मेल्ट होगा, जिस टेम्परेचर पे ये आइस मेल्ट होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस है बेटा। इसका मतलब जब हम इसको बाहर से कुछ हीट सप्लाई करेंगे, तो ये 1 ग्राम आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पे था वो मेल्ट नहीं होगा, पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब ये हीट पहले इस 1 ग्राम आइस के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, मतलब ये इसको कन्वर्ट कर देगी 1 ग्राम आइस में, मतलब ये इसको कन्वर्ट करेगी 1 ग्राम आइस में, है ना। इस हीट ने क्या किया? इसने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया और 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट कर दिया 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस हीट ने क्या काम किया? इसने 1 ग्राम आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पे था, इसे कन्वर्ट कर दिया
1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये कितनी हीट हमने बाहर से सप्लाई की होगी, तो ये हीट, इसका फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं बेटा, Q इज इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। तो इतनी हीट हमने इस 1 ग्राम आइस में बाहर से सप्लाई की थी, तब जाकर ये 1 ग्राम आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पे था, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब अब हम बोलेंगे कि 1 ग्राम आइस मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया। मतलब इसके बाद जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये मेल्ट स्टार्ट होने लगेगा, मतलब ये मेल्ट होने लगेगा। अब इस क्यू को हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितनी हीट बाहर से सप्लाई की इस 1 ग्राम आइस में। तो इस हीट को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास कितना है, तो मास है आइस का 1 ग्राम, तो यहां पे लिख देंगे 1 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, तो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1/2। मैंने बोला था आपको ये वैल्यूज याद रखनी चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर में कितना चेंज लाया, तो इस हीट ने टेम्परेचर में चेंज लाया -20 से 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस से राइज किया। तो इस क्यों हीट ने टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से राइज किया। तो इसका मतलब ये ग्राम कैंसिल होगा, डिग्री सेल्सियस कैंसिल होगा, तो यहां पे आएगा 20/2। तो 20/2 हो गया 10, मतलब क्यों हो जाएगा 10 कैलोरी के बराबर। तो इतनी हीट हमें बाहर से इस 1 ग्राम आइस में सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर ये 1 ग्राम आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पे है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हीट यहां पे 10 कैलोरी है। तो ये हमने कैलकुलेट की बेटा। उसके बाद अब हम बाहर से फिर से हीट सप्लाई करेंगे। अब हमने 1 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आ गया, अब हमने इसको फिर फर्दर कुछ हीट सप्लाई किया। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि अब अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो चूंकि ये मेल्टिंग पॉइंट पे है अब, है ना, तो मतलब ये आइस अब मेल्ट होने लगेगा। मतलब ये 1 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हीट सप्लाई करने के बाद ये कन्वर्ट होगा 1 ग्राम वाटर में। 1 ग्राम वाटर में ये कन्वर्ट होगा, और किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इस क्यों ने क्या काम किया यहां पे, इस क्यों ने क्या काम किया, इसने -20 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम आइस के 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। और इस क्यों ने क्या किया बेटा, इस क्यों ने इसे मेल्ट किया, इस 1 ग्राम आइस को मेल्ट किया बेटा। तो यहां से मेल्टिंग हो गई, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट पे था। अब इस क्यों ने क्या काम किया, इस क्यों ने ये काम किया, इसने 1 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, इसे कन्वर्ट कर दिया 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इस क्यों ने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाया, है ना, इस क्यों ने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाया, बट इस क्यों ने स्टेट चेंज कर दिया। मतलब ये पहले सॉलिड था, ये सॉलिड था पहले, आइस था, और इसे कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, इसे कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में। मतलब इस क्यों ने क्या काम किया, इसने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाया, है ना, बट इसने क्या किया, इसने स्टेट को चेंज कर दिया, मतलब मेल्टिंग कर दी। तो इसका मतलब ये क्यों हीट जो है बेटा, ये मेल्टिंग में खर्च हो गई, मेल्ट करने में खर्च हो गई। और यही क्यों हीट कहलाते लेटेंट हीट। मतलब यहां पे ये क्यों हीट है लेटेंट। क्यों है लेटेंट, क्योंकि वो हीट जो किसी सबस्टेंस के स्टेट को चेंज करते हैं और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाते हैं, ऐसे हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। इसीलिए हम बोलेंगे कि क्यों यहां पे लेटेंट हीट है। उसके बाद अब अगर हम इस 1 ग्राम वाटर को फिर से हीट सप्लाई करेंगे, तो मान लो मैंने फिर से हीट इसमें सप्लाई की, मान लो क्यों हीट हमने बाहर से इसमें सप्लाई की, किसको, 1 ग्राम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है बेटा। तो अब ये क्यों हीट फिर से क्या काम करेगा, ये इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। 1 ग्राम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसे ये कन्वर्ट कर देगा 1 ग्राम वाटर में, 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब इसने इसको कन्वर्ट किया 1 ग्राम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, जब हमने फर्दर हीट सप्लाई किया, तो ये हीट क्या काम करेगी बेटा, ये टेम्परेचर को बढ़ाएगी अब, है ना, क्योंकि यहां पे स्टेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है। 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब ये 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा,
तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, तब जाकर स्टेट चेंज हो जाएगा, मतलब ये वाटर अब स्टीम में बदल जाएगा, है ना। तो इस क्यू ने क्या काम किया, इस क्यू ने इस 1 ग्राम वाटर को जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था इसे कन्वर्ट कर दिया 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में। मतलब फिर से हम बोलेंगे कि ये क्यों यहाँ पे लेटेंट हीट नहीं है बेटा, ये क्यों यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं, और जो हीट टेम्परेचर में चेंज लाते हैं वो हीट लेटेंट हीट नहीं होती है। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो स्टेट को चेंज करती है और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाती हैं। अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां पे ये लेटेंट हीट कितनी होगी, ये क्यों हीट कितनी होगी यहां पे बेटा। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, जैसे हमने यहां पे कैलकुलेट किया ये क्यों, इसी तरह से हम इस लेटेंट हीट क्यों को भी हम फाइंड कर सकते हैं बेटा। इसको मैं क्यू एल बोलूंगा बेटा। व्हाट इज क्यू एल? ये है लेटेंट हीट, क्यू एल इज लेटेंट हीट। अब इस क्यू एल का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो इसके लिए फॉर्मूला है बेटा, रेडीमेड फॉर्मूला है। तो क्यू एल मतलब लेटेंट हीट है ना, ये होती है बराबर मास ऑफ द सबस्टेंस इनटू एल एफ। तो ये एल एफ क्या है बेटा, ये मास है इस आइस का, इस 1 ग्राम आइस का, ये एम है मास, और एल एफ क्या है, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और इसका वैल्यू होता है, ये आपको याद रखना चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, इसका वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और इसलिए हम यहां पे पुट करके हम यहां पे लेटेंट हीट फाइंड कर सकते हैं। तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी इस 1 ग्राम आइस को जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसे कन्वर्ट करने में, किसमें, 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा ये बेटा, तो ये आएगा मास कितना है, तो मास है 1 ग्राम, तो हमने 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट किया, तो मास है 1 ग्राम इंटू आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका मतलब ये ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा, तो किस में आंसर आएगा, तो आंसर आएगा यहां पे, आंसर आएगा यहां पे मैं लिखता हूं, तो ये आंसर आएगा 80 कैलोरी के बराबर, मतलब यहां पे लिखते हैं नीचे। तो क्यू एल मतलब लेटेंट हीट कितनी है, 80 कैलोरी है ना। तो 80 कैलोरी इतनी हीट की जरूरत पड़ेगी हमें 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करने में, किसमें, 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में। तो मतलब ये क्यू एल यहां पे 80 कैलोरी है। यहां पे कितनी हीट लगी, 1 ग्राम आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पे था, उसे 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ी, बट यहां पे हमें 80 कैलोरी, मतलब स्टेट चेंज करने में ज्यादा हीट खर्च हो जाती है, क्योंकि यहां पे 80 कैलोरी हीट लगा, और यही है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कितनी है यहां पे, 80 कैलोरी। अब यहां पे जब हम फिर से हीट सप्लाई करेंगे बेटा, तो ये फिर से हीट क्या करेगी, ये 1 ग्राम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी, और टेम्परेचर को बढ़ाएगी मतलब ये लेटेंट हीट नहीं है, और इसका टेम्परेचर कितना कर देगी, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस विल कन्वर्ट इनटू 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये क्यू हीट कितनी होगी यहां पे, तो ये क्यू हीट भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो कितनी होगी ये क्यू हीट, तो ये होगी मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा थीटा, मतलब राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्यों हम फाइंड कर सकते हैं कि कितनी हीट यहां पे लगी, 1 ग्राम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसे कन्वर्ट करने में कितनी हीट लगी, 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में। तो मास कितना है, तो मास है 1 ग्राम वाटर, तो हम यहां पे लिखेंगे 1 ग्राम। तो ये लिख दिया मैंने 1 ग्राम वाटर, क्योंकि 1 ग्राम वाटर को मैंने 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्पेसिफिक हीट किसकी आएगी यहां पे, तो एस आएगा वाटर का, क्योंकि आप वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको अभी बोला था बेटा, कितना है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और मल्टीप्लाई में करना है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा है राइज इन टेम्परेचर। तो कितना टेम्परेचर इस क्यू ने बढ़ाया, इसने टेम्परेचर में लाया चेंज 100 डिग्री सेल्सियस, तो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस कैंसिल होगा, ग्राम कैंसिल होगा, तो क्यू आएगा 100 कैलोरी, 100 कैलोरी।
है ना, क्योंकि यहां पे सब कुछ कैंसिल होगा, तो यहां पे कितनी हीट लगती है 100 कैलोरी, 100 कैलोरी हीट। इसका मतलब 100 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी हमें 1 ग्राम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसे 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया 100 कैलोरी। अब अगर हम फर्दर हीट सप्लाई करेंगे बेटा, मान लो फर्दर हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, हमने फिर से हीट इसमें सप्लाई किया, ठीक है, तो हम इसमें फिर से हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फर्दर हीट सप्लाई किया इसको, है ना, कितना हीट दे दिया इसको, फिर से क्यों हीट दे दिया। अब क्या होगा, अब हम 1 ग्राम वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 1 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने फर्दर क्यों हीट सप्लाई किया, तो क्या होगा बेटा, अब ये वाटर जो है 1 ग्राम ये मेल्टिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट पे है बेटा। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है, मतलब अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। और इसके बाद जब हम हीट सप्लाई करेंगे कुछ, तो ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा, मतलब ये 1 ग्राम वाटर अब किस में कन्वर्ट होगा, बॉयल मतलब होना कि वाटर अब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1 ग्राम वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा 1 ग्राम स्टीम में। मतलब 1 ग्राम वाटर 1 ग्राम स्टीम में बदल गया, और टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने क्या किया, हमने 1 ग्राम वाटर को जो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, इस क्यों हीट को ऐड करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में। तो फिर से क्या हुआ बेटा, इस क्यों ने क्या किया, इस क्यों ने स्टेट चेंज कर दिया बेटा, क्योंकि अब ये क्या था, यहां पे लिक्विड था, ये लिक्विड था बेटा, और लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये स्टीम बन गया अब। तो यहां पे फिर से स्टेट चेंज हो गया, स्टेट यहां पे फिर से, जैसे यहां पे स्टेट चेंज हुआ था, है ना, और यहां पे भी अब स्टेट चेंज हो गया, मतलब ये लिक्विड से अब गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो हीट है बेटा, ये जो हीट हमने सप्लाई किया यहां से, ये भी है लेटेंट हीट, क्योंकि इस हीट ने क्या किया, इस हीट ने कौन सा काम किया है, इसने 1 ग्राम वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको कन्वर्ट कर दिया 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में, है ना। तो फिर से क्या हुआ, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, बट इस क्यों ने इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब स्टेट, इस क्यों हीट ने स्टेट को चेंज कर दिया, बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाया। इसका मतलब ये यहां पे लेटेंट हीट है बेटा, और ये लेटेंट हीट कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे यहां पे ये QL क्या है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ये यहां पे जो है ना, ये मेल्ट करने में काम आ गई, और ये हीट, शाबाश, ये हीट यहां पे वेपर बनाने में काम आ गई। तो इसने, इस हीट ने वेपर बनाया और इस हीट ने मेल्ट किया, और इसलिए इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम V सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं बेटा, QV। तो QL क्या है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, क्योंकि यहां पे मेल्टिंग हुआ, और ये QV है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहां पे इसने वेपर में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो इसका मतलब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं QV। अब ये QV जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, तो QV का फॉर्मूला है, शाबाश, वो होता है मास, सबस्टेंस का मास कितना है, और यहां पे आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV। जैसे यहां पे आया था LF, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस, और ये है लेटेंट हीट ऑफ, सॉरी, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और यहां पे ये LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ये वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है बेटा। और ये कितना होता है LV, ये आपको याद रखना चाहिए बेटा। जैसे LF का वैल्यू कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ये इसका वैल्यू होता है बेटा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब यहां पे इस फार्मूला में ये क्या है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लेटेंट हीट है बट यहां पे वेपराइजेशन हुआ, ये भी लेटेंट हीट है बट यहां पे मेल्टिंग होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब हम ये हीट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीट यहां पे हमें सप्लाई करनी पड़ी ताकि 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम स्टीम के 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये कैलकुलेशन हम करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, QV। तो QV का फॉर्मूला क्या है,
तो क्यू वी है m इंटू एल वी, m इंटू एल वी। तो m कितना है, तो m है 1 ग्राम, 1 ग्राम वाटर है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 ग्राम इंटू एल वी। एल वी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो इसमें से ग्राम ग्राम कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 540 कैलोरी। तो इसका मतलब हुआ यहां पे कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी 540 कैलोरी, है ना, 540 कैलोरी। ये लेटेंट हीट है बेटा, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब 540 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में बदलने के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम स्टीम में बदलने के लिए हमें 540 कैलोरी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और यहां पे हमें सिर्फ 80 कैलोरी, है ना। तो लेटेंट हीट, तो मेल्ट होने में कम हीट लगती है और बॉयल होने में ज्यादा हीट लगती है बेटा। मतलब वाटर को स्टीम में बदलने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत लगती है बेटा। कितनी हीट लगती है 540 कैलोरी। तो अगर आपको वाटर को वेपर में बदलना है तो 540 कैलोरी हीट आपको 1 ग्राम वाटर को देना पड़ेगा। और अगर 1 ग्राम वाटर को आपको मेल्ट करना है, सॉरी 1 ग्राम आइस को अगर आपको मेल्ट करना है 1 ग्राम वाटर में, तो आपको टोटल 80 कैलोरी हीट लगेगी बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट लेटेंट हीट। और हमने इसके 2 टाइप्स पढ़े बेटा, एक है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट का हम डिफिनेशन करेंगे बेटा। इस पूरे डिस्कशन के बाद अब डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट का डिफिनेशन। तो क्या होता है लेटेंट हीट? तो लेटेंट हीट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि हम जानते हैं कि क्यू होता है m इंटू एल, वेयर एल इज लेटेंट हीट, है ना। तो अब L को हम क्या लिख सकते हैं, तो L को हम लिख सकते हैं यहां पे Q बाय m, और m को कितना रखना है, इफ m इज 1 यूनिट, इफ m इज 1 यूनिट, अगर m 1 यूनिट के बराबर होगा तो फिर Q होगा L के बराबर, मतलब Q होगा L के बराबर या L होगा Q के बराबर। तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट को। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस। तो यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस के स्टेट को चेंज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है हमें, या जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, वो अमाउंट ऑफ हीट कहलाएगा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का डिफिनेशन है इस तरह से बेटा। तो हम लिखेंगे इस तरह से, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, मतलब ये स्टेट चेंज करने में खर्च होती है हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस। यूनिट का मतलब जैसे यहां पे 1 ग्राम था, यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस, तो ये है डिफिनेशन किसका बेटा, लेटेंट हीट का। और आपने ये भी सीखा कि हम लेटेंट हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो कल हम अब डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री, जो मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था बेटा, क्योंकि मैंने बोला था पहले इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझना है, बाद में हम कैलोरीमेट्री को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कैलोरीमेट्री के ऊपर। तो आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और मेरा वीडियो देखते रहो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। थैंक्स।